तो स्वागत है आपका ISPCS क्लासेस में। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 2 NCERT 6 क्लास की। तो ये दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो इसमें आप एक एक चीज पढ़ सकते हैं। NCERT की हर चीजें जो है महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि इसमें कहता है कि आप पहले पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। तो अगर आपने पहला क्लास नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो उसमें दिया हुआ है कि हमारी पृथ्वी कैसी है। तो हमारा पृथ्वी है दीर्घवृत्ताकार। तो ये एक स्टेटमेंट हो जाता है जो इम्पोर्टेंट है। इस तरह से ही NCERT पढ़ना है ताकि UPSC हो या स्टेट PCS किसी में आप इसका प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा है कहता है ये उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और कहता है मध्य में थोड़ी उभरी है। तो अगर आप पृथ्वी का चित्र बनाते हैं ये कहता है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में थोड़ी सी चपटी है और बीच में थोड़ा सा क्या है, चौड़ी है। ये तो इस तरह से होता है। आगे देखते हैं। तथा ग्लोब जो है विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो ये सब ग्लोब के बारे में दिया हुआ है। ग्लोब कैसा होता है नहीं होता है। तो ये देखिए ग्लोब का चित्र है, ऊपर आप देख सकते हैं। तो जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि ग्लोब क्या है, तो उसके बारे में दिया है। तो ये उतना जरूरी नहीं है। तो ग्लोब पर होता क्या है, ग्लोब में क्या देखते हैं हम, देश देखते हैं, महाद्वीप को देखते हैं, महासागरों को देखते हैं। उनको सही आकार में दिखाया जाता है। तो इसके बारे में हमको जानकारी मिलता है। कहता पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब ये प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। अब देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहा जाता है। जैसे ये ग्लोब है तो इसके अंदर में रहता है, लेकिन ये बस ग्लोब में दिखाने के लिए रहता है। एक्चुअली पृथ्वी में ऐसा नहीं होता है। बस हमको दिखाने के लिए कि यह हमारा अक्ष है और इस पे पृथ्वी घूम रही है। और ग्लोब दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, इसको उत्तर, जैसे मान लो इधर ये उत्तर हो गया और ये हमारा दक्षिण ध्रुव हो गया। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। तो पृथ्वी हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो ये सब फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना है। आगे है कि ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व घुमाया जाता है, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी सुई नहीं होती। वही जैसे कि ग्लोब में बस दिखाने के लिए बनाया जाता है कि इधर से इधर निकला हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये अक्ष पे चारों ओर घूमती है। और जो ये काल्पनिक रेखा है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। आगे देखते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त। तो जैसे देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ग्लोब है, मान लीजिए पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बीच की रेखा ये 0 डिग्री पर, इसे हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। तो इसके पृथ्वी ये उत्तरी भाग हो गया और इधर हो गया दक्षिण। तो इसको हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और ये दोनों बराबर आधे भाग में होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी को एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह एक वृत्त पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है। और विषुवत वृत्त के ध्रुवों तक सभी समांतर वृत्तों की अक्षांश
रेखा कहा जाता है। तो ये सब क्या है, यह एक विषुवत वृत्त हो गया 0 डिग्री पर, फिर 20 डिग्री उत्तर है, 40 डिग्री उत्तर है, 60 डिग्री। तो ये जब से रेखा है ये सब हमारा क्या हो गया, अक्षांश। जैसे ये पृथ्वी है तो ये सब रेखा को अक्षांश कहते हैं, और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। विषुवत वृत्त शून्य अक्षांश को दर्शाती है। तो जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, तो ये जो है ये 0 डिग्री है, इसी को हम विषुवत वृत्त कहते हैं, तो ये 0 डिग्री होती है। और विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 होता है। 360 है तो इसका 90 होगा। इसी प्रकार उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है, और 90 डिग्री अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। आगे देखते हैं। अब कहता है कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समांतर रेखा को उत्तरी अक्षांश कहेंगे। जैसे ये हुआ, ये सब समांतर जो रेखा है ये सब को हम उत्तरी अक्षांश कहेंगे। और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित जो इधर स्थित होगा इसको हम दक्षिणी अक्षांश कहेंगे। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण लिखा जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में कहता है कि जो जगह है चंद्रपुर और ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका का है, बेलो हेरिजोंट दोनों एक ही अक्षांश 20 अक्षांश पर स्थित है। तो ये एग्जाम्पल देके समझाया गया है, इसमें इतना जरूरी नहीं है। अब इस चित्र को आप समझने की जरूरत है, इसको आप समझ सकते हैं। जैसे कि 20 से जाने वाली रेखा को 0 डिग्री है, इसी को हम क्या कहते हैं, विषुवत वृत्त। और 23 डिग्री उत्तर में जो होगा इसको हम कहते हैं कर्क। 23 डिग्री पर कर्क रेखा, और 60 डिग्री पे उत्तर शीतन कटिबंध। अब इस पे ही सूर्य एकदम सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ ज्यादा गर्मी होगा, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इस एरिया को उष्ण कटिबंध। ये उत्तर का हो या दक्षिण का हो, इस एरिया को ही उष्ण कटिबंध कहा जाता है। और जैसे जैसे जब कर्क रेखा की थोड़ा और इधर जाएगा तो थोड़ा सूर्य रोशनी थोड़ा कम पड़ती है, तो ये हो गया हमारा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और फिर ध्रुव के इधर थोड़ा जाके और भी रोशनी कम पड़ने लगती है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उत्तरी शीत कटिबंध। ये होता है 66.5 डिग्री उत्तरी में। ये हमारा हो गया उत्तरी अक्षांश, जो होता है 90 डिग्री। सेम यही है कि मकर रेखा अगर दक्षिण में जाएंगे तो दक्षिण 23.5 डिग्री, और फिर इस 66 डिग्री दक्षिण में ये हो गया दक्षिण शीत कटिबंध, और ये 90 डिग्री हो गया हमारा दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे कि यहाँ दिया हुआ है उसी के बारे में तुम जैसे यहाँ बता दिए। बस आगे देखते हैं। ये वही दिया हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। अब करते पृथ्वी के ताप कटिबंध क्या होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा, जैसे अभी ऊपर में बताया, ये 0 डिग्री हो गया विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा, और यहाँ से ये हो गया 23.5 डिग्री उत्तर में होगा तो ये कर्क रेखा होगा, दक्षिण में 23.5 डिग्री हो जाएगा ये मकर रेखा। कर्क एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर पड़ता है। इस दोनों के बीच में कहता है सूर्य जो एकदम सीधा पड़ता है इस एरिया पे, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक क्या होती है, उष्मा प्राप्त होती है, ज्यादा गर्मी होती है, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध। इसमें ज्यादा ही, इस बेल्ट में ज्यादा ही गर्मी होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं उष्ण कटिबंध।
अब कहता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। जब सूर्य सिर के ऊपर नहीं होगा तो इसका मतलब तिरछा होगा, जब तिरछा होगा तो धीरे धीरे गर्मी कम होने लगी, जैसे ही ध्रुव की ओर बढ़ने लगे तो एकदम 90 डिग्री पे जाके ये पूरा ठंडा हो जाता है। तो इसलिए कर्क रेखा या मकर रेखा के बाद इधर गर्मी कम होने लगती है। अब कहता है कर्क तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछा होती है, मतलब अगर ये ध्रुव की ओर जाएगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, तिरछा होने लगती है। तिरछा होगा तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच आने वाले का क्षेत्र का तापमान क्या होगा, मध्यम रहता है। इसलिए हम किसको कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। जैसे कि हमारा पृथ्वी है, यहाँ से इधर जाने के बाद क्या होगा, थोड़ा ठंडी मतलब गर्मी कम होगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, शीतोष्ण। शीतोष्ण मतलब शीत और उष्ण, हल्का ठंडा हल्का गर्मी, तो शीतोष्ण कटिबंध हो गया। आपका था उत्तरी गोलार्ध उत्तरी ध्रुव क्या दक्षिणी गोलार्ध दक्षिणी ध्रुव के बीच में ठंड बहुत होती है, क्योंकि सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसमें क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। ये हमारा 0 हो गया, ये 23.5, ये 62.. इसके बाद एकदम ठंडा होने लगता है, तो यही यहाँ दिखाएगा इसके बाद एकदम, और इसी को हम क्या कहते हैं, शीत कटिबंध। ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं देशांतर क्या है। अक्षांश क्या हो गया, तो अक्षांश यही रेखा है, ये समांतर रेखा अक्षांश कहलाती है पृथ्वी की। तो आगे हम देखते हैं देशांतर। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान की अक्षांश के अतिरिक्त, मान लीजिए कोई स्थिति, इसको बताने के लिए हम अक्षांश के अतिरिक्त हमें देशांतर भी चाहिए, तब पता चलेगा ये पृथ्वी में कौन सा स्थान है। जिसे प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप या हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप का अक्षांश क्या कहता है, 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी स्थिति पता करना है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों को दूरी कितना है। तो इसलिए हमें पृथ्वी के कोई स्थान जानने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की जरूरत पड़ती है। तो पृथ्वी की इस टाइप से ये रेखा हमको देशांतर रेखा कहलाती है, और ये हमारा अक्षांश कहलाती है। प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। ये अर्धवृत्त है और उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घट जाती है और ध्रुवों पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरीय या मध्य आपस में क्या हो जाता है, मिल जाता है। जैसे कि हमारा पृथ्वी है, यहाँ से इसे रेखा खींचने पर ये यहाँ के मिलने लगता है, हम कहीं से खींचेंगे तो ये इस पे मिलने लगता है, तो एक आधा ध्रुव पर क्या होता है, शून्य हो जाती है। अतः अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतर यमोत्तर की लंबाई समान होती, इसलिए सिर्फ मुख्य संख्याओं को व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राज्य की वेधशाला स्थित है, से गुजरने वाले यमोत्तर से पूर्व की दिशा और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। मान लीजिए ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड का यहाँ से ग्रीनविच, इधर से पूर्व और इधर से पश्चिम, मान लिया कि ये 0 है, और इधर से ये पूर्व हो गया, इधर से और पश्चिम, और इसको 0 डिग्री देशांतर मान लिया गया।
अब इसी 0 डिग्री को क्या कहता है, प्रमुख यमोत्तर कहते हैं। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व, अब यहाँ से हम 180 डिग्री किधर जाएंगे, पूर्व, और अब 180 डिग्री पश्चिम। और ये पृथ्वी को 2 भागों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है, इसलिए स्थान के देशांतर के आगे पूर्व या पश्चिम लगा होता है। अब गोलोब पर अक्षांश रेखाओं एवं देशांतर यमोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखें। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा अक्षांश है और ये हमारा देशांतर रेखा है। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर का सही जानकारी हो तो गोलोब पर उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण, असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहाँ ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती है, तो ये बिंदु धुबरी का सही स्थिति बता देगा। तो ये बताया गया है कि कैसे हम पता लगा सकते हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में। ये बस समझाने के लिए दिया गया है। और ये दिया गया है, आप इसको सही से ध्यान से नहीं दिखेगा, लेकिन ये देखिए इंग्लैंड है यहाँ, और यहीं 0 डिग्री माना गया, और इधर से आगे जो होगा पूर्व में 180 डिग्री होगा। जैसे हमारा भारत क्या है, 5 घंटा, 5.5 घंटा प्लस ग्रीनविच से। इसमें आपको आप सही से देख सकते हैं, जो बताया वही सब इसमें दिया हुआ है। अब देशांतर और समय देख लेते हैं क्या है। अतः समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है जो पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। समय को हम किससे मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक है कि पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनाई गई परछाइयों से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और एवं सूर्योदय में और सूर्यास्त के समय लंबी होती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यमोत्तर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी, दोपहर होगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है तथा वह स्थान ग्रीनविच के पूर्व में है, और उनका समय ग्रीनविच से क्या होगा, आगे होगा, और जो पश्चिम में होगा उनका समय पीछे होगा। ये ऊपर में जो चित्र दिया हुआ था उसमें देख सकते हैं। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। जैसे पृथ्वी 24 घंटे में कितना, 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटे में कितना घूमेगी, हम इसे भाग दे देंगे, इसको 3 निकल जाएगा 1 घंटा। और फिर मुझे 60 मिनट का निकलना है, तो फिर हम इसे 24 गुना 60 कर देंगे, तो हमारा 1 मिनट का निकल जाएगा। तो इसलिए 4 मिनट में, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, तो 1 मिनट और 4 मिनट में 1 डिग्री। तो कहता है इस प्रकार ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं, तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में 1 घंटा होगा, मतलब 60 मिनट होगा, तो इससे क्या हो गया, 1 घंटा आगे होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 पश्चिम का समय मतलब 1 घंटा पीछे होगा, और वहीं सुबह कितना 11 बजे होंगे। इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे, तो उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी के दिन 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। और देशांतरीय अंतर पर सभी स्थानों का स्थान क्या होता है, समान होता है। हम मानक समय क्यों मानते हैं?
तो कहता अलग अलग योमोत्तर पर स्थित स्थानों को स्थानीय समय में अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतर से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। भारत में गुजरात के द्वारका, गुजरात ये हो गया, कहता है यहाँ द्वारका और असम के, ये एरिया असम का है, डिब्रूगढ़, कहता स्थानीय समय में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। इसलिए आवश्यक है देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली मानक योमोत्तर 22.5 डिग्री पूर्व से 82 डिग्री पूर्व से गुजरती है। स्थानीय समय के देश का मानक समय माना जाए। अगर इधर मान लिया जाए तो इधर 1-1.5 घंटा अंतर हो जाएगा, यहाँ से होगा तो यहाँ बहुत कम अंतर दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए हम अंतर रेखा स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में मानक समय कितना है? 82 डिग्री पूर्वी को मानक यमंतर माना गया है। इस यमोत्तर के स्थानीय समय से पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। ये हो गया भारत का मानक यमोत्तर। ये थोड़ा समझाया गया है कैसे क्या होता है, इससे उतना जरूरी नहीं है। अब इसको थोड़ा देख सकते हैं, जैसे कि भारत जो है ग्रीनविच से पूर्व कितना डिग्री पे स्थित है? 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। और यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो 5.5 घंटा क्या है हमारा टाइम आगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ एक से अधिक क्या होता है मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में कहता है 11 मानक समय है और पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस पर प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। अब आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसमें कहता है संक्षेप में आंसर देने के लिए। अगर आप यहाँ से डेली प्रैक्टिस करते हैं तो ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा और पीटी के लिए भी। कहता है पृथ्वी का सही आकार क्या है? दीर्घवृत्ताकार है, तो इसको आप लिख सकते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब में हम क्या करते हैं? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? 23.5 डिग्री उत्तर। पृथ्वी को 3 ताप कटिबंध में बांटा गया, जैसे कि ये पृथ्वी हमारा, ये कर्क हो गया, ये उष्ण कटिबंध हो गया, ये हो गया शीतोष्ण, ये हो गया शीत। ये तीनों कटिबंध में बांटा गया। तो कौन कौन से लिख सकते हैं? अक्षांश से देशांतर रेखा क्या है? ये अक्षांश हो गया, देशांतर इधर होता है। तथा ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में क्यों पड़ता है? क्योंकि इस एरिया में जो है सूर्य की रोशनी सीधे पड़ती है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी होता है। अब कम से कम 30 शब्दों में लिख सकते हैं। कहता जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में 12 क्यों बजते हैं? क्योंकि हमारा जो टाइम है लंदन के ग्रीनविच से 82 डिग्री पूर्व में भारत स्थित है और यहाँ का मानक समय इस डिग्री पर बनाया गया था, इसलिए हमारा समय कितना आगे है? 5.5 घंटा। इसलिए यहाँ इतना बजता है तो यहाँ 12 बजता है। और क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रमुख यमंतर का मान क्या होता है? शीत कटिबंध की किसके नजदीक पाया जाता है? सबसे अंतिम में पाया जाता है। प्रमुख यमंतर 0 होता है। शीत कटिबंध किसके नजदीक होता है? शीत मतलब सबसे ठंडा, शीत मतलब ठंडा, कटिबंध मतलब बेल्ट होता है, ध्रुव पे होगा। देशांतर की संख्या है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है। दक्षिणी ध्रुव किधर होगा? इधर होगा, तो किधर होगा? दक्षिणी गोलार्ध में। ग्रीड किसका जाल है? ये जो हमारा ग्रीड बनता है किसका जाल है? तो ये कौन सा रेखा होगा? अक्षांश और देशांतर। अब एक खाली स्थान को भरिए। मकर रेखा डैश पर स्थित है, ये उत्तर में हो जाएगा। भारत का मान उत्तर कितना है? 82 डिग्री से 0 डिग्री उत्तर के नाम से जाना जाता है ग्रीनविच।
देशांतर के बीच की दूरी की तरफ, देशांतर के बीच की दूरी की तरफ घटी जाती है। किस तरफ घटी जाती है? यह देखिए हमारा पृथ्वी है और ये हमारा अक्षांश हो गया देशांतर, ध्रुवों की तरफ घटती जाएगी। उत्तरी ध्रुव वृत्त डैश गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी ध्रुव किधर है? तो उत्तर में होगा। बाकी आप अपने से सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन बनाइए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।